नमस्कार, टॉप फ्लिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सीएम पटेल। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान, और संविधान में पढ़ेंगे हम संविधान के स्रोत। मतलब हमारा जो संविधान है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल किए गए हैं और जो तत्व लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ऐसे लगभग 60 से अधिक देशों के संविधानों का हमारे संविधान निर्माताओं ने अध्ययन किया, और उन संविधानों में जो तत्व हमारी परिस्थिति के अनुकूल हमें महसूस हुए तो संविधान निर्माताओं ने उनको शामिल किया। इसके अलावा तो पहला जो हमारा सोर्स हो गया 60 से अधिक देशों के संविधानों से लिए गए तत्व। जैसे मौलिक अधिकार हमने लिए कहाँ से, तो अमेरिका के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी या जो प्लानिंग थी वो हमने रूस से। ऐसे अलग अलग देश से हमने अलग अलग तत्व लिए। अब 60 से अधिक देशों के अलावा दूसरा हमारा जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा पार्ट है जो हमारे संविधान में शामिल है। आज जो हमारा संविधान है इसका जो 2/3 पार्ट है वो हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। आज हम पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में 395 जो अनुच्छेद हैं, इन 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं। तो डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान किस तत्व का है या कौन से देश के संविधान से लिए गए तत्वों का है। उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप देखिएगा सबसे बड़ा जो योगदान है भारत शासन अधिनियम। सरल भाषा में कहूँ तो 75% भाग लगभग इसी से लिया गया है। अब इसके अलावा और भी तत्व हैं जिनमें हम पढ़ते हैं परंपराएं। जो प्रचलित परंपराएं और जो नियम कानून थे, ब्रिटिश शासन ने भारत को संचालित करने के लिए जो नियम संचालित किए थे, बनाए थे, वो हमें जो जो नियम कानून भारत के अनुरूप लगे उनको भी हमने शामिल किया है। तो ऐसा आप बता सकते हैं कि 60 से अधिक देशों का संविधान के तत्व लिए गए हैं। 1935 का जो अधिनियम है उसका लगभग 75% भाग हमारे संविधान में शामिल किया गया है, और तीसरा जो कुछ नियम कानून और प्रचलित परंपराएं थी उनको भी शामिल किया गया है। अब क्या होता है कि हमारे संविधान पर एक आरोप लगता है कि हमारा संविधान कट कॉपी पेस्ट है। मतलब किसी दूसरे देश के संविधान से हमने किसी तत्व को देखा, उसको लाए और हमारे यहाँ संविधान में पेस्ट कर दिया, तो कट कॉपी पेस्ट कहा जाता है। दूसरे कहते हैं कि उधार कथ्य है, मतलब दूसरे देशों के संविधानों में जो प्रावधान थे वो हमारे संविधान में शामिल कर लिए गए। लेकिन ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। कैसे, देखिए, हम पढ़ते हैं कि जो अमेरिका है इसको आज़ादी 1776 में मिली, और इसका जो संविधान बनता है वो 1789 में संविधान बनकर तैयार होता है। आप देखेंगे लगभग 13 वर्ष संविधान के निर्माण में लगते हैं, और अमेरिका के संविधान में आप देखेंगे मात्र 7 अनुच्छेद हैं। आप देखें 7 अनुच्छेद, 13 वर्ष, एक लंबा समय लगा बनाने में। लेकिन हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद कितने हैं, 395। अगर हम ऐसे बनाने जाते तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता। तो हमें ज़रूरत थी कि हमारा संविधान जल्दी से निर्मित किया जाए। अब जल्दी क्यों किया जाए, तो उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। कि प्रावधान किया गया था कि भारत देश आज़ाद हो जाएगा 1947 में, और उस देश का जो संचालन है, शासन व्यवस्था है, वो 1935 के अधिनियम तक या 1935 के अधिनियम से तब तक चलाई जाएगी जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे ना, पहला कारण क्या हो गया कि अगर एक एक अनुच्छेद को हम ऐसे बनाते तो बहुत लंबा समय लग जाता। और लंबा समय क्यों नहीं देना चाहते थे हम, क्योंकि 1935 अधिनियम के माध्यम से देश चलाया जा रहा था और देश आज़ाद हो गया था, तो हमारे आज़ाद भारत का संविधान स्वयं का होना चाहिए था। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो तत्व लिए गए हैं, जैसे अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए, तो ऐसा नहीं हमने पूरा अमेरिका का संविधान कॉपी कर दिया।
हमें नहीं लगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यहाँ नहीं है। वो एकमात्र संविधान है विश्व का, रूस, जहाँ पर मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमने शामिल किए। तो जो तत्व हमें अच्छे लगे वो हमने शामिल की और कम समय में हमने विश्व का जो सर्वोच्च या सबसे अच्छे संविधानों में हमारा संविधान शामिल है उसका निर्माण किया। अब चर्चा करते हैं हम कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहला आता है आपका भारत शासन अधिनियम। तो इसमें सबसे पहला तत्व लिया हमने संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है, जैसे आपको दिख रहे होंगे ये राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, तो और ये पूरा जो है ये आपका भारत है। तो ये राज्यों का एक संघ है। जो शक्तियाँ होंगी वो क्या होंगी, जैसे संघ हमारा क्या कहलाता है, भारत, और ये आपके अलग अलग राज्य हैं। दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा, मतलब शक्तियाँ केंद्र के पास भी होंगी और राज्य के पास भी होंगी। इसको बोलते हैं हम फेडरल सिस्टम। राज्यपाल का कार्यालय, जो राज्यपाल का पद है वो भी हमने 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही लिया है। न्यायपालिका का ढांचा, जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे आपका उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है, और उसके नीचे आपके जो लोअर कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से। लोक सेवा आयोग, मेरिट के आधार पर लोक सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन हमारे संविधान में किया गया है, लेकिन ये प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया। हालांकि 1926 में ही हमारे यहाँ इसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इसमें ये प्रावधान किया गया 1935 के एक्ट में। और आप जानते हैं कि ब्रिटेन विश्व का पहला देश था जिसने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान है। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि राज्यों के पास और जो केंद्र के पास शक्तियां हैं उनमें क्लियर डिवीजन होता है। राज्य की शक्तियां अलग होंगी, केंद्र की अलग होंगी। लेकिन जब कोई इमरजेंसी आएगी, इमरजेंसी का मतलब किसी देश ने, दूसरे देश ने हम पर आक्रमण कर दिया है भारत पर, तो उस समय क्या होगा, राज्यों की शक्तियां भी केंद्र के अधीन हो जाती हैं। मतलब केंद्र राज्य की शक्तियों का उपयोग कर सकता है ना। इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे आगे। इसके अलावा शक्ति के वितरण की तीन सूचियां हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली है संघ सूची, दूसरी है आपकी राज्य सूची, और तीसरी है संवर्ती। संघ सूची का मतलब ये है ऐसी सूची जिस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या केंद्र की विधायिका को, और सरल शब्दों में कहें हम संसद को होता है। दूसरी सूची है राज्य सूची। इसमें कुछ ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधायिका को होती है। और तीसरी सूची है संवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधायिका के साथ साथ राज्य की विधायिका दोनों को होती है। लेकिन अगर उनके द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास पाया जाता है तो केंद्र की संसद या केंद्र विधायिका का कानून मान्य होता है। तो ये तीनों सूचियां हमने यहाँ से ली। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उस पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट हमारा जो सोर्स है वो है ब्रिटेन का संविधान। इसमें सबसे पहला है संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, इसकी पहली विशेषता होती है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब जो सरकार है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री, मंत्री हैं, अगर इनसे संसद में प्रश्न पूछा जाता है तो वो संसद में प्रश्न के उत्तर देने के लिए उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें जवाब देना होगा। दूसरा क्या होता है, इसमें दो कार्यपालक होते हैं, मतलब दो देश के मुखिया होते हैं। जैसे पहले हमारे नाम मात्र के कार्यपालक हैं राष्ट्रपति, और दूसरे आपके वास्तविक कार्यपालक हैं प्रधानमंत्री, है ना। और इसके बारे में हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में जानिए क्या क्या तत्व लिए गए हैं। क्वेश्चन सीधा आता है यहाँ से कि संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है। ऑप्शन रहेगा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आपका जर्मनी, जापान। तो आपको मालूम है हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का संविधान। तो ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, 4 विकल्प रहेंगे, तो आपको याद करना है ना। दूसरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप जानें। जब हम संविधान पूरा पढ़ेंगे तो सबके बारे में डिटेल से चर्चा
करेंगे। फिर है राष्ट्र का नाम मात्र का जो प्रमुख है, हेड ऑफ द नेशन है, वो सिर्फ नॉमिनल हेड होगा, नाम मात्र प्रमुख होगा, वास्तविक शक्तियां उसमें निहित तो नहीं होंगी। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र प्रमुख है, और शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। इसके बाद आते हैं विधायी प्रक्रिया, मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया। कैसे कानून बनेगा, तो हम आगे पढ़ेंगे विधायी निर्माण प्रक्रिया कि लोकसभा या राज्यसभा में पहले कानून का कच्चा मसौदा पेश किया जाएगा, फिर वो सेकंड हाउस में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति कुछ शक्तियां हैं, जैसे ही राष्ट्रपति साइन करेंगे, साइन करने के बाद कानून बन जाता है। तो ये विधायी प्रक्रिया है। इसके अलावा एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, आप देखेंगे कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जैसे अमेरिका की बात करें हम, वहाँ संघ का या जो आपका देश है उसका नागरिक होता है व्यक्ति, साथ साथ राज्यों का भी नागरिक होता है। लेकिन हमारे यहाँ हम भारत के नागरिक हैं, ना कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार किसी राज्य के। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री और उसके सहायता के लिए कुछ मंत्री होते हैं, ये मिलकर पूरे देश का संचालन या देश का संचालन करते हैं, और इनकी सलाह पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ऐसा प्रयोग कहाँ होता है, ब्रिटेन में, इसी को हमने अपना लिया है। उसके अलावा है द्विसदनीय विधायिका, मतलब 2 हाउस होंगे, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा। तो हमारे यहाँ द्विसदनीय विधायिका है। संसदीय विशेष अधिकार, कुछ स्पेशल प्रिविलेज हैं, किसको, सांसदों को और विधायकों को। जैसे जब संसद सत्र चल रहा है तो संसद सत्र चलने, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को अगर शुरू हुआ तो 1 जनवरी के 40 दिन पहले और 1 जनवरी के 40 दिन बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ विशेष अधिकार हैं। ये सारे जो प्रोविज़न हैं, ये तत्व हैं, हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट हमारा संविधान है अमेरिका का, जहाँ से हमने सबसे मेन तत्व लिया है मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं कि कुछ ऐसे तत्व या ऐसे अधिकार जिनके बिना व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। सरल भाषा में हम कहें तो सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक अधिकार होते हैं उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। थोड़ा हम डीप कहें तो इसमें 4 तत्व होते हैं। इसमें भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जो आवश्यक अधिकार हैं वो राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए जाएंगे। तो इसके लिए तो पूरा हमारे संविधान में भाग 3 दिया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है, वो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है, मतलब कार्यपालिका का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये कहाँ ऐसा सिस्टम पाया जाता है, ये पाया जाता है अमेरिका में। अच्छा, और याद करने के लिए आप देखें कि जो न्यायालय संबंधी, जो अधिकार संबंधी प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। आगे पढ़ते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन, इसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसी को हम न्यायिक समीक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है कि जब विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वो कानून संविधान की भावना या संविधान के अगेंस्ट होता है तो न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। पुनरावलोकन का मतलब पढ़कर देखेंगे न्यायपालिका कि ये जो कानून है वो संविधान से मैच खा रहा है या नहीं। अगर नहीं खाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद, अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से ले लिया, ब्रिटेन से ले लिया, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद ब्रिटेन में होता नहीं, तो हमने कहाँ से लिया, ये अमेरिका से। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया है। इसके अलावा उच्चतम और उच्च न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय और आपका जो हाई कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रोसीजर है, साथ में राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, वो हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से। अब राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसे हम इम्पीचमेंट या महाभियोग के नाम से जानते हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया है उसे हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं। ये तत्व हमने कहाँ से लिए, अमेरिका के। अब अमेरिका के बाद हम चर्चा करते हैं आयरलैंड का संविधान।
आयरलैंड के संविधान से हमने सबसे पहले या सबसे मेन तत्व है, इनको बोलते हैं हम DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब राज्य जब नीति निर्माण करेगा तो उसे कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, उन डायरेक्शन का उसे ध्यान रखकर नीति निर्माण करना होता है। जैसे स्त्री पुरुष जो काम करेंगे उनके लिए समान वेतन देने का प्रयास करेगा राज्य। तो जब भी राज्य कोई ऐसा कानून बनाएगा वेतन संबंधी, तो इस बात का ध्यान रखेगा कि स्त्री और पुरुषों को समान वेतन देना है। हालांकि ये वादयोग्य नहीं है, इसका मतलब है कि अगर राज्य ऐसा कानून नहीं बनाता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। जो राष्ट्रपति हैं इनका जो निर्वाचन है वो कैसे किया जाएगा, तो हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 54 और 55 पढ़ेंगे। तो 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन पढ़ते हैं, एकल संक्रमणीय एवं समानुपातिक मत पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। समझेंगे इसको, कैसे इस पद्धति में लोग वोट डालते हैं, कैसे वैल्यू होती, सब हम चर्चा करते हैं। आगे है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। अब आपको मालूम है कि राज्यसभा में 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इनमें क्षेत्र भी मालूम है आपको, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। ये जो 4 सेक्टर हैं, जो 4 क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग या विशेष अनुभव रखने वाले लोगों को, या इनमें से जो विशेष अनुभव रखते हैं उनमें 12 लोग कहाँ बैठेंगे, राज्यसभा में। राष्ट्रपति बिना इलेक्शन, बिना चुनाव के इन्हें डायरेक्ट मनोनीत या नॉमिनेट कर सकता है। क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों को पर्याप्त अनुभव है और उस अनुभव का लाभ राज्यसभा या लोकसभा जो है या हमारी संसद है उसको नीति निर्माण में मिल सके।